आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, इसका जो यूनिट दूसरा है, हमारा सेकंड यूनिट, इसका पहला वीडियो हम देखने वाले हैं। टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है, गुप्त और वाकाटक साम्राज्य के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। और पार्ट 1 है तो बेसिक बातें सारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी, और इसके अगले वीडियो में और ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे चैप्टर को। देखिए क्या है कि भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब ये गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैप्टर को देखने के बाद आपको अपने आप ही सारे पॉइंट इसके पता लग जाएंगे कि क्यों कहा जाता है इसको। इस काल में राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इस टाइम पे कुछ साहित्य नहीं मिला, केवल पुरातात्विक ये स्रोत यानी अभिलेख और सिक्के ही मिले। साहित्य भी है, पर मेन जो लिखा गया है वो अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त परिवार के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि भाई कैसे, मतलब कहाँ से थे, उनकी मतलब जाति क्या थी, ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि शायद ये परिवार जो रहे होंगे वो मगध राज्य में एक छोटी सी जागीर जो थी उस पर शासन करते होंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन हाल में कुछ खोज हुई और उससे जानकारी प्राप्त हुई कि इनका जो आधार था वो था गंगा का पश्चिमी मैदान। ठीक है, गंगा का पश्चिमी मैदान। तो मगध आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बता रखा है, लेकिन बाद की खोज में पता लगा कि गंगा का पश्चिमी मैदान जो था वो इनका आधार था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गुप्त जो है, ये जो गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ते हैं, राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि किस जाति के थे, किस वर्ण से आधारित थे, ये नहीं समझ पाए हैं इतिहासकार, क्योंकि कई सारे अलग अलग सबूत मिले हैं। तो नाम से, जैसे कि इनका जो सरनेम है गुप्त लगते हैं या गुप्ता लगाते हैं अपने पीछे, तो इस गुप्त से पता लगता है कि ये वैश्य थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये गुप्त गुप्त नाम से पता लगता है कि ये वैश्य जाति या वर्ण से रहे होंगे। लेकिन कुछ इतिहासकार इनको ब्राह्मण कुल का भी मानते हैं। अब वो ब्राह्मण कुल का क्यों मानते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि इनमें जो, जैसे इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की, ये प्रभावती गुप्त जो है, इसका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक राजवंश में हुआ था, और वाकाटक राजवंश जो थे वो ब्राह्मण थे। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये ब्राह्मण हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है जो जिस वर्ण से होता था, जाति से होता था, वो उसी जाति में शादी करता था। ठीक है, तो इसीलिए अगर उन्होंने ब्राह्मण से शादी की है तो शायद वो ब्राह्मण रहे होंगे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन ये इसमें विवाद बहुत ज्यादा है, मतलब कंफर्म कुछ भी नहीं पता। तो कुछ और इतिहासकार आए, उन्होंने भी खोज की, और उन्होंने खोज की और उनको ऐसा लगा कि ये क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय थे। देखिए पहले कहा गया कि ये वैश्य है, बाद में कहा गया कि ये ब्राह्मण है, अब कहा जा रहा है ये क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय क्यों कहा जा रहा है, वैश्य क्यों कहा जा रहा था, इनके नाम से लग रहा था। ब्राह्मण क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि वाकाटक से इन्होंने शादी की थी। ठीक है, क्षत्रिय क्यों कहा जा रहा है ये भी आप देखिए, इसके पीछे एक कारण है, इसमें भी वैवाहिक संबंध ही है, क्योंकि लिच्छवियों से शादी हुई थी, और लिच्छवी जो है वो क्षत्रिय कुल के थे। तो अगर लिच्छवी से शादी हुई है तो ये क्षत्रिय कुल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे विवाद है। ऐसे ही विवाद आपको मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर भी था, उसकी जाति को लेकर। कुछ उसे ब्राह्मण बता रहे थे, कुछ उसे क्षत्रिय बता रहे थे, कुछ उसे शूद्र बता रहे थे, अलग अलग था विवाद। ऐसा ही विवाद कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये बच्चे बहुत ही आसान है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको जितना मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत डीपली आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पर आपको एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। अब देखिए गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, जैसे मान लो कुछ भी लिखित में मिल जाए, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मनुस्मृति, इनमें गुप्त साम्राज्य के बारे में कई बातें लिखी हुई है। तो इन साहित्य के आधार पर जब पढ़ा गया, समझा गया, जाना गया, तो ऐसा पता लगा कि गुप्त साम्राज्य से मतलब उनके राजवंश के बारे में जानकारी निकाली गई, कई चीजों के बारे में जानकारी निकल गई। तो ये साहित्य का आपको याद हो जाएगा। तो ये साहित्यिक हो जाएगा। अब साहित्यिक में और भी है, इसके अलावा विदेशी साहित्य भी है, और भी कई तरह का साहित्य है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने कम लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी मैं आपको चैप्टर में पूरा बताने वाला हूँ। आगे दूसरा देखिए, दूसरे तरह का क्या है, पुरातात्विक। पुरातात्विक में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख और प्रशस्ति वगैरह मिली हुई है, उससे कुछ जानकारी मिल गई है। और गुप्त साम्राज्य के सोने के सिक्के बड़े ही मशहूर हैं। सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्रा जो मिली है यहाँ से,
वो भी एक काफी मतलब इंपॉर्टेंट स्रोत है। स्मारक और कुछ स्मारक वगैरह जो प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये कुछ पता लग जाता है हमें इसके बारे में। देखिए इसका जो समय है आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, और मैं यहाँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आज मैंने एसएल की बुक का इस्तेमाल बहुत कम किया है। यहाँ पे मैंने सोर्स जो इस्तेमाल किया है वो है केसी श्रीवास्तव राइटर की बुक, और उपेंद्र सिंह राणा जो है वो भी राइटर की बुक, और उसके बाद एसएल की बुक। तीन चीजों से आपके लिए यहाँ पे कंटेंट इकट्ठा किया, और आपको काफी मतलब सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो देखिए गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना का टाइम है, कई जगह पे आपको 300 से 600 ऐसे मिलता है, कई जगह पे आपको 275 से मिलता है, अलग अलग मतलब डेट मिल सकती है। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए इसे। कहते हैं कि गुप्त राजवंश की स्थापना जो हुई है वो लगभग 275 ईस्वी में हुई है। ठीक है, डेट वगैरह आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें आपको यहीं से पता लगती हैं। इसकी स्थापना जो है, इस पे बहुत बड़ा विवाद है। इसकी स्थापना का ना सही तरीके से नहीं पता लग पाया। तो इसकी स्थापना कहते हैं महाराज गुप्त द्वारा की गई थी। अब ये जो गुप्त है, महाराज गुप्त, इनके नाम को लेकर थोड़ा सा विवाद है इतिहासकारों में। कुछ कहते हैं कि इनका नाम श्रीगुप्त भी था, कुछ कहते हैं इनका नाम केवल गुप्त था, कुछ कहते हैं इनका नाम कुमार गुप्त कुछ या ऐसे कुछ अलग नाम भी था। तो मतलब उसको लेकर विवाद है। देखिए शुरू के जो इनके दो शासक हैं, एक तो वो जो संस्थापक है जैसे मान लो श्रीगुप्त है, और उसके बाद जो घटोत्कच है, इन दो राजाओं के बारे में जानकारी कम मिली है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम पे, समुद्रगुप्त पे, चंद्रगुप्त द्वितीय पे, विक्रमादित्य वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो आगे जानकारी काफी मिल जाती है। पर स्टार्टिंग की ये जो दो हैं, इसमें काफी आपको दिक्कत मिलेगी, बहुत ज्यादा मतलब उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि सिक्के वगैरह भी उनके बारे में ज्यादा नहीं मिले हैं। तो आप अपनी एसएल की बुक में देखोगे ना, तो वहां पे स्टार्टिंग भी चंद्रगुप्त प्रथम से ही कर रखी है। ठीक है, लेकिन ये संस्थापक नहीं है, याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक नहीं है, स्थापना तो इनकी पहले ही हो चुकी है, ये कर चुके हैं। लेकिन ये इसके प्रमुख मतलब वो शासक हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो ये देखिए एक बार 319 से 350 ईस्वी। तो अब देखते हैं, अब ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकता है हमारे लिए, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 350 ईस्वी इनका शासन रहा है। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में की गई थी, हम पढ़ चुके हैं इसे। इसकी स्थापना गुप्त महाराज द्वारा की गई थी, ये भी पढ़ चुके हैं। इतिहासकारों में उनके नाम को लेकर विवाद था, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो महाराज घटोत्कच के पुत्र थे। ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो प्रारंभिक गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। अब देखिए, अब आप पढ़ोगे कहोगे समुद्रगुप्त ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है प्रारंभिक, यहाँ पे शब्दों का हेरफेर होता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो प्रारंभिक यानी जो स्टार्टिंग के जो शासक हैं, स्टार्टिंग के शासक जैसे श्रीगुप्त हो गए, घटोत्कच हो गए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त तो बाद में आया ना, बट यहाँ पे बात चल रही है प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक जो गुप्त शासक थे उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्यरोहण के पश्चात महाराजा धीराज की उपाधि ली। देखिए ये क्या होते थे, जो शासक होते थे कई सारी उपाधियां धारण करते थे, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो महाराजा धीराज की जो उपाधि है, ये कोई बहुत महान उपाधि नहीं मानी जाती थी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली कई सारे शासक ऐसे थे जो पहले से इस उपाधि को धारण कर चुके थे। ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे एक दूरदर्शी सम्राट थे। दूरदर्शी सम्राट वो सम्राट होता है जो मतलब बहुत आगे तक भविष्य के बारे में सोचे और अपने साम्राज्य को विस्तृत करने की कोशिश करे, मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करे, भविष्य के बारे में सोचे और काफी दूर तक सोचे। वो एक तरह से दूरदर्शी सम्राट थे। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी लिच्छवियों से विवाह संबंध। अब यहाँ पे एक चीज आएगा, आप कहोगे कि इन्होंने लिच्छवियों से विवाह किया, फिर आप देखोगे वाकाटक जो थे उनसे विवाह किया, फिर इन्होंने कदम्बों से भी विवाह विवाह किया था। और मतलब ये जो विवाह ये कर रहे हैं अलग अलग, ये विवाह क्यों करते थे अलग उसमें, ठीक है, अलग शासकों के परिवार में, तो इसके पीछे कारण था। ये विवाह भी एक संधि की तरह होती थी। इनमें क्या होता था, जैसे मान लो इनको कोई क्षेत्र जीतना है, कहीं पे मतलब युद्ध अभियान चलाना है, और इनको चाहिए कि भाई मैं अकेला नहीं जीत सकता हूं। मान लो ए है कोई राजा, वो अकेले नहीं जीत सकता, तो वो बी से क्या करेगा, बी से लड़ने की बजाय अगर उससे वैवाहिक संबंध बना लेता है तो वो आपस में रिश्तेदार हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे, तो उसका फिर उसको सपोर्ट मिल जाता था। तो विवाह संबंध द्वारा एक तरह से मित्रता भी की जाती थी। तो इन्होंने लिच्छवियों से विवाह किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की इंपॉर्टेंट घटना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए, देखिए सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए
उनकी राजकुमारी थी कुमार देवी। कुमार देवी के साथ विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इस विवाह से, जब विवाह होता है तो दो परिवार आपस में एक साथ आ जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, और फिर उनके बीच में जो खेल चलता है वो चलता है ससुर दामाद वाला। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक संधि हो जाती है, आप ये समझ लीजिए। इसके प्रमाण कुछ स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे गोल्ड के जो सिक्के मिले हुए हैं, उन सिक्कों में कुमार देवी और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन दोनों का जिक्र कई जगह मिल जाता है। और ऐसे कई सारे सिक्के मिले हुए हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया। ऐसे कई सिक्के जो हैं वो फैजाबाद से, मथुरा से, वाराणसी से, अयोध्या से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, उनका जो शासन था वो गंगा की मध्य भूमि, मगध में, साकेत में और प्रयाग में इधर तक फैला हुआ था। अब यहाँ पे मैं मैप तो नहीं लाया हूँ, मुझे मैप लाना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे मैप बना के दिखा देता हूँ आपको। आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लो। देखो यहाँ पे बिहार और ये यूपी जो आप देखते हो, इधर गंगा वगैरह आपको दिखेगी, तो और मगध जो है बिहार में दिखेगा, तो ये वाला कुछ क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो आ जाता है ये इन्हीं में आ जाता है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग वगैरह जो है वो वहीं आते हैं। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इसके बाद जैसे ही आपका चंद्रगुप्त प्रथम खत्म होता है, चंद्रगुप्त का जो आगे उसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो समुद्रगुप्त बनता है। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त से पहले भी कुछ माना गया कि समुद्रगुप्त का कोई भाई था, वो कुछ समय के लिए शासक बना था, उसके बाद समुद्रगुप्त को बनाया गया था। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, पर उस पर भी पूरी तरीके से मतलब जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो समुद्रगुप्त जो है 350 से 375 ईस्वी तक शासन। समुद्रगुप्त जो है एक महान शासक था, गुप्त काल के लिए सबसे महान शासक कह सकते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहा है इतिहासकार स्मिथ ने। ये जो इतिहासकार स्मिथ थे, उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा? क्योंकि जब उन्होंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उन्हें पता लगा कि जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, आज तक जितने भी इन्होंने मतलब युद्ध लड़े थे, सभी युद्ध में ये विजयी हुए थे। यानी एक ऐसा सम्राट जो युद्ध लड़ता है और उस युद्ध में हमेशा विजयी होता है, वो था समुद्रगुप्त। यानी एक वीर योद्धा था। इसीलिए स्मिथ ने इनको, इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनको भारत का नेपोलियन नाम की संज्ञा दी। अशोक स्तंभ जो अभी इलाहाबाद में है, उसमें एक प्रशस्ति मिली है जिसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी मिलती है। प्रशस्ति का मतलब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा हुआ। यानी कि किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ जो भी मतलब मिल जाता है, किसी की मतलब तारीफ में लिखा हुआ जो भी मिल जाता है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े, यानी जितने भी विजय अभियान चलाए, उसमें जिन जिन राजाओं को उन्होंने पराजित किया, उन सबके शासन क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दे रखी थी। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो था एक महान सम्राट था जिसने कई सारे क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। गया और नालंदा, ये जो दो क्षेत्र हैं, इसमें समुद्रगुप्त के राज्यकाल से अंकित दो ताम्र पट्टिका मिली है, यानी तांबे की पट्टिका मिली है। लेकिन वो जो तांबे की पट्टिका मिली है उस पे इतिहासकारों का विवाद है, क्योंकि देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो ताम्र पट्टिका है ये नकली बनाई हुई है, यानी ये गुप्त काल की नहीं है, बाद में बनाई हुई है, ऐसा कुछ कहा गया है। गुप्त अभिलेख जो मिले वो पद्य और गद्य दोनों में का मिला जुला रूप था। इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की उपलब्धियां जो हैं उसके द्वारा विजय क्षेत्र का गुणगान किया हुआ था, उस प्रशस्ति वगैरह में जो जो भी लिखा हुआ था। और प्रशस्ति को जो लिखने वाला था उसका नाम था हरिसेन, और हरिसेन जो व्यक्ति था, कवि था, लेखक था, जो भी लिखने वाला व्यक्ति था, बहुत ही प्रसिद्ध था उनके शासनकाल के समय में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में या उतार लेने हैं। आगे देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और आपकी एसएल की बुक में कंटेंट थोड़ा कम दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा वो कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे पढ़ने से। दक्कन के क्षेत्र में जाएं, अगर जंगली क्षेत्र में जाएं, तो वहां के राजाओं को भी उसने परास्त करके अपना गुलाम बना लिया था, अधीन बना लिया था। राजस्थान में पूर्व के गण और संघ, ये जो होते थे, ग्रुप होते थे, इसमें 9 क्षेत्रों को अपने अधीन बना लिया था समुद्रगुप्त ने। सभी से टैक्स लिया जाता था। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ जो था, मैंने आपको लास्ट पहले वाले चैप्टर में बता रखा है कि ये यज्ञ केवल वो करवाते थे जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, यानी जो बहुत ही ताकतवर सम्राट होते थे, जैसे भगवान राम ने करवाया था, महाभारत में भी इसका जिक्र मिल रहा है। ठीक है, और ये और भी उसके अलावा कई शासकों ने इसको करवाया, तो ये समुद्रगुप्त भी उसमें प्रमुख था। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें क्या होता था, ये यज्ञ जो होता था साल भर चलता था, और इसमें जो राजकीय घोड़ा होता था उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, वो घोड़ा जहां मर्जी वहां जा सकता था,
और जिस क्षेत्र में जाता था वो घोड़ा, वो क्षेत्र सब उस राजा का हो जाता था। लेकिन अगर कोई दूसरा राजा के क्षेत्र में चला जाए, वो उसको चैलेंज करे कि नहीं भाई ये क्षेत्र मैं नहीं दूंगा, तो उसे उससे युद्ध करना पड़ता था। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है। अब समुद्रगुप्त के समय में कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। अब ये सब आपको एसएल की बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसको नाम ऐसे क्यों दिए हुए, इसको नाम दिए हुए इनके जैसे कुछ मुद्राएं थी जिसमें गरुड़ का चित्र बना हुआ था, कुछ मुद्राओं में धनुर्धारी यानी धनुष वगैरह लेके पराक्रम को दिखाते हुए चित्र बने थे, कहीं पे परशु का चित्र बना हुआ था, कहीं पे अश्वमेध यज्ञ का बना हुआ था, ठीक है, कहीं पे वीणा बजाते हुए, कहीं पे हनन करते हुए, और मतलब इस तरीके के चित्र बने हुए मिले सिक्कों पर, मुद्राओं में। इसीलिए ये 6 प्रकार के सिक्के महत्वपूर्ण थे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको समझा दिया है, बट आपको लास्ट पॉइंट ये वाला याद रखना है, वीणा वादन। क्योंकि ये जो वीणा वादन वाला जो चित्र था, इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया था। वीणा बजाते हुए दिखाया था, तो इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब समुद्रगुप्त, जैसे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, इसको मैं लिख रहा हूं C1 चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद समुद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त, इसके बाद C2 यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यह नाम आप याद कर पाएंगे तो याद कर लें। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हैं, 375 से 415 ईस्वी। इससे पहले भी कई शासक रहे हैं और इसके बाद भी कई शासक रहे हैं, परंतु मेन शासक जो सबसे ज्यादा जो मतलब जाने पहचाने और जो ज्यादा मतलब जानकारी मिली है, उन्हीं शासकों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और वही आपको पढ़ना है। सिलेबस में तो आपके और भी कम दिया हुआ है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए एक बार, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य नामक उपाधि ले रखी थी, उपाधि धारण कर रखी थी। ये समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अभी जिस समुद्रगुप्त के बारे में अभी हमने इतना सारा पढ़ा है, उसके पुत्र थे ये एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बने, क्योंकि जैसे समुद्रगुप्त भी एक दूरदर्शी, आप समझ लो, उसने काफी मतलब किया था अपने साम्राज्य के लिए, ऐसा ही इन्होंने भी करा था। इसे एक धर्मनिष्ठ, सॉरी यहाँ पे निष्ठ आएगा, धर्मनिष्ठ, इन्हें एक धर्मनिष्ठ शासक कहा जा सकता है, ठीक है। धर्मनिष्ठ शासक क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा धर्म को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर, इन सब चीजों को लेकर बहुत काम किया था। ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समय के 3 प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वैवाहिक संबंध जो बनाए जाते थे वो सहयोग प्राप्ति करने का, संधि करने का, दोस्ती करने का, विजय प्राप्त करने का एक अनोखा तरीका होता था उस समय में। तो वो इनके टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो इन्होंने विवाह संबंध करे, वो किससे, एक तो नागवंश साम्राज्य से, दूसरा वाकाटक साम्राज्य से, और तीसरा कदम साम्राज्य से, वंश से, ठीक है। अब ये कहां कहां पे थे, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। नागवंश जो है ये मथुरा में, अरिछात्र में, पद्मावती में यहाँ पे शासन करते हैं। हालांकि समुद्रगुप्त ने कई सारे नाग राजाओं को अपने टाइम पे हरा दिया था, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद भी देखें तो इन नाग राजाओं की शक्ति काफी ज्यादा थी, नागवंश के जो राजा थे। इनको नाग वो वाला नाग मत समझ लेना कहीं आप, ये सांप वाला नाग नहीं है, इनके वंश का नाम नागवंश है, ठीक है। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी जो थी कुबेर नागा, इनके साथ विवाह करा, कुबेर नागा के साथ विवाह कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इनके वैवाहिक संबंध उससे बन गया और इनसे दोस्ती हो गई। इससे एक कन्या हुई, यानी कि जब ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी की कुमारी राजकुमारी कुबेर नागा से, तो उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो उन्होंने क्या करा, अपनी प्रभावती गुप्त की शादी, बेटी की शादी कर दी वाकाटक वंश से, यानी नाग वंश से दोस्ती तो कर ही लिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या करा, ये वाकाटक वंश से भी विवाह कर लिया, तो यहाँ पे भी दोस्ती हो गई। कैसे हुई देखिए, वाकाटक वंश जो था वो महाराष्ट्र में था। अगर आप भारत का मैप देखोगे दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे आपको गुजरात के नीचे वाला जो हिस्सा दिखेगा वो महाराष्ट्र है, यहाँ पे इनका शासन था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने वाकाटक शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसा किया था, उसने क्या करा, अपनी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उसका विवाह करा दिया। किससे, वाकाटक के जो राजा थे एक उनके रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपने बेटी का विवाह करा दिया, यानी इनके विवाह संबंध नागवंश से भी हो गए, वाकाटक वंश से भी हो गए। तो इस तरीके से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, आपको याद रखना है। दूसरा है, तीसरा है कदम वंश। कदम वंश जो है वो कर्नाटक के कुंतल नामक क्षेत्र में शासन करते थे, ये भी काफी मतलब ताकतवर समूह था। तो उन्होंने क्या करा, एक अभिलेख है जिसका नाम है तलगुंड अभिलेख, उससे पता लगता है कि इस वंश के शासक थे काकू वर्मन।
उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी का विवाह जो था किसी गुप्त साम्राज्य के मतलब गुप्त वंश के किसी राजकुमार से किया था। अब वो किसी मतलब कौन था वो, इसको लेकर इतिहासकारों में थोड़ा विवाद है। तो इतिहासकारों का मानना है कि कुमार गुप्त प्रथम जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो अभी हम चंद्रगुप्त C2 पढ़ रहे हैं उसके बेटे थे कुमार गुप्त प्रथम, उससे जो विवाह करवाया था इन्होंने अपनी बेटी का वो ये थी। ठीक है, तो यहां से देखो आपको एक चीज पता लग जाएगी कि इन्होंने अलग अलग वंशों से विवाह कर लिया। और अलग अलग वंशों से विवाह करने का मतलब क्या है कि इन्होंने अलग अलग जगह पे दोस्ती कर ली। अब आप इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझो। यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने बना देता हूं मैप। ठीक है, उस समय में मैप ऐसा नहीं रहा होगा बल्कि और भी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र शामिल रहे होंगे। इधर उत्तर भारत में इनका शासन पहले से है ऑलरेडी। इन्होंने वाकाटक यानी कि महाराष्ट्र साइड में विवाह कर लिया, कर्नाटक में कदम्ब से विवाह कर लिया, इधर की तरफ नागवंश से विवाह कर लिया। यानी भारत के इतने सारे क्षेत्रों को इन्होंने बिना युद्ध करे जीत लिया, उनसे अच्छे संबंध बना लिए। विजय अभियान का एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, वैवाहिक संबंध के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया जिसका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। वे अपने पिता समुद्रगुप्त की समान ही एक कुशल वीर योद्धा थे। जैसे उनके पिता एक मतलब वीर योद्धा थे, ऐसे ही ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। उसने पश्चिम के शब्द शासकों की शक्ति को समाप्त किया। उन सब सब उन दिनों गुजरात और कठियावाड़ में शासन करते थे। यहाँ पे देखिए कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है, शब्द और ये शब्द, मैं आपको इसको करेक्ट करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग की जो एरर थी मैं उसको ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ पे है शक, यानी शक शासकों की बात कर रहे हैं। यानी इन्होंने क्या करा, पश्चिम के जो शक शासक थे उनकी शक्ति को समाप्त किया, उसका उन्मूलन किया। और शक जो थे उन दिनों गुजरात और कठियावाड़ वाले एरिया में शासन करते थे। और आपको पता है ऊपर गुजरात के नीचे जो महाराष्ट्र था वहां के वाकाटक जो थे उनसे पहले ही संधि थी। यानी अब उसको हराने में बहुत ज्यादा इनको फायदा हो सकता था, आसानी हो सकती थी। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा पार्ट 1 था और बहुत बेसिक बातें आपको बताई है यहाँ पे। और इसके बाद जो आपका टॉपिक शुरू होगा ना वो सीधा वही वाला टॉपिक शुरू होगा जो आपका मतलब चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ साम्राज्य के बारे में, ठीक है, साहित्य के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, और ये सारी चीजें जो है वो आगे के पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हुए हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।